इंटरनेशनल कंटेक्स्ट में एक बात मैं और करना चाहता हूं आपको कि जो तालिबान के जो फाइटर्स हैं उनका स्टेटस क्या है। वो इंसर्जेंट्स हैं, बेलिजरेंट्स हैं या टेररिस्ट हैं। इंटरनेशनल लॉ में 3 तरह के टर्म यूज किए जाते हैं जब कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो जब दो स्टेट्स के बीच में कोई लड़ाई होती है, वार होती है, उन्हें कहते हैं बेलिजरेंट्स, और जो लोग न्यूट्रल रहते हैं उन्हें कहते हैं न्यूट्रल कंट्रीज। जब इंटरनेशनल बैटल होती है, वार होता है, तो बेलिजरेंट्स होते हैं, ए स्टेट बेलिजरेंट, बी स्टेट बेलिजरेंट, थर्ड इज द न्यूट्रल। उनके कुछ राइट्स एंड ड्यूटीज होते हैं, वहां हम इग्नोर करते हैं इसको लेकर के। दूसरा होता है इंसर्जेंट्स। जब सिविल वार की पोजीशन होती है और कोई पार्टी, कोई फाइटर्स, ग्रुप ऑफ फाइटर्स गवर्नमेंट को कैप्चर करने की कोशिश करता है या स्टेट को कैप्चर करने की कोशिश करता है, उसे कहते हैं इंसर्जेंट्स। ये इंसर्जेंसी इंडिया में नॉर्थ ईस्टर्न में काफ़ी देखने को मिलती है, मिजोरम में, नागालैंड में, उन्हें कहते हैं इंसर्जेंसी। अब है या नहीं है, ये फैक्चुअल असेसमेंट होता है इसका, कोई पैरामीटर इसका हर स्टेट अपने अलग अलग तरीके से करता है। अगर कोई इंसर्जेंट होता है तो एडवांटेज क्या मिलता है। इंसर्जेंट होता है तो देखिए 2 तरह की इंसर्जेंसी होती है। एक इंसर्जेंसी होती है जो जब 2 कंट्रीज के बीच में सिविल वार होता है, तो सिविल वार का मतलब ये होता है कि एक पावर कॉलोनियल होती है। जैसे अब रोडेशिया के देखा, नामीबिया में देखा, साउथ अफ्रीका में देखा, कांगो में देखा आपने, जो इंडिपेंडेंस के लिए, साउथ अफ्रीका में देखा, खासतौर से साउथ अफ्रीकन लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में, क्योंकि दे वर कॉलोनाइज्ड बाय द ब्रिटिशर्स, स्पेन और बेल्जियम। 3 कॉलोनियल पावर मेन हुआ करती थी। तो जो कॉलोनियल पावर के अगेंस्ट में अगर आप यूज करते हैं फ्रीडम फाइटर के लिए, दे आर नोन एज फ्रीडम फाइटर्स। तो फ्रीडम फाइटर की डिफिनेशन दी गई है 19 ये आप देखिए कि पहला प्रोटोकॉल आया 1949 में, जिसमें अगर 2 कंट्रीज के बीच में वार होता था तो 1949 में रिलीफ दिया जाता था, मेडिकल फैसिलिटीज और उनका ट्रीटमेंट, उनको एज ए मेडिकल यूज नहीं किया जाएगा, उन पर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया जाएगा, और उनको खाने को दिया जाएगा, मेडिसिन दी जाएगी। ये सारी 1949 के जिनेवा कन्वेंशन में दिया गया है। अगर आपने पढ़ा होगा, आपको याद होगा कि 1971 के पाकिस्तान के वार में बहुत सारे 93,000 प्रिजनर्स इंडिया में आए थे। उसमें कुछ इलाहाबाद में भी आया था, हम लोग इंटरव्यू लिया था, देखा था, हम लोग पढ़ ही रहे थे, हाईवे स्कूल में रहे होंगे। तो लगता नहीं था कि प्रिजनर्स हैं, मतलब उनका ट्रीटमेंट ऐसे ही होता था जैसे अपने घर के लोग होते हैं, और उनके स्टेटस के हिसाब से उनसे काम लेते थे। अगर कोई मान लीजिए आर्मी के जवान है तो उससे सर्वेंट का काम लेते थे। अगर कोई आर्मी का ऑफिसर है तो उससे उसको ट्रीट करते थे, प्रॉपर तरीके से बिहेव करते थे। ये दिया गया है 1949 की जिनेवा कन्वेंशन में। याद रखिए 1949 का जिनेवा कन्वेंशन उस कंटेक्स्ट में हुआ था जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। तो बहुत लोग इंजर्ड थे, बहुत लोग डेथ हो गई थी, डेड पर्सन्स का रिपेट्रिएशन होना था, दवाई इनको देनी थी फील्ड के, वार फील्ड में रेड क्रॉस का प्रिंसिपल के हिसाब से बेसिस पर। पहला कन्वेंशन 1868 में रेड क्रॉस कन्वेंशन था। इसके बाद से कन्वेंशन काफी हुए और मोस्ट एडवांस कन्वेंशन आया 1949 में, जो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद आया था, कि 2 कंट्रीज के बीच में अगर बैटल हो रही है, लड़ाई हो रही है, तो कम से कम उनके जो लोग वुंडेड हैं, जो लोग प्रिजनर्स हैं, जो पीठ दिखा के भाग गए, उनके साथ इनह्यूमन ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए। दे आर ट्रीटेड टू बी प्रिजनर्स, दे शुड बी ट्रीटेड ह्यूमनली। उनको एज ए सोल्जर, कम्बेटेंट सोल्जर ट्रीट न किया जाए। तो 1949 के जब आप देखेंगे इसके बाद फिर क्या हुआ कि 1945 में ही वार का स्टेटस खत्म कर दिया गया। आप देखेंगे, चार्टर पढ़ेंगे, कहीं वार शब्द यूज नहीं किया गया है। लीग ऑफ नेशंस में था, लीग ऑफ नेशंस में आर्टिकल 15-16 में 2 जगह वार वर्ड यूज किया गया है। उसमें लिखा गया है कि अगर आप निगोशिएशन फेल हो जाता 3 महीने के भीतर देन यू कैन गो टू द वार। मगर सेकंड वर्ल्ड वॉर में वार को खत्म कर दिया गया। आर्टिकल 2 से ही क्लियर है, अगर कोई किसी कंट्री में इंटरवीन करता है, अपने फोर्सेस यूज कर सकता है अगेंस्ट द पर्पस ऑफ चार्टर, तो ही शैल बी ट्रीटेड टू बी द एग्रेसर। लेकिन 1949 का जो कंटेस्ट था वो उनके लिए था जो वार में, फर्स्ट सेकंड वर्ल्ड वॉर में जो लोग विक्टिम हो चुके थे
उनको रिपेट्रिएट होना था, उनका ट्रायल करना था। आपने नर्मबर्ग ट्रायल देखा होगा, टोक्यो ट्रायल पढ़ा होगा लेक के बारे में, ये सब 1949 के कन्वेंशन के बैकग्राउंड में था। तो 49 में एक मेच्योर अग्रीमेंट मतलब कन्वेंशन बनाया गया जिनेवा में। और इसके बाद सिचुएशन जब बदल गई, जो वार को हटा दिया गया इंटरनेशनल लॉ से, लेकिन ह्यूमन वार तो होते ही थे, लाइक कॉलोनियल वार तो होते ही थे, जिससे रोडेशिया वगैरह तब आजाद कहाँ हुए थे, या साउथ अफ्रीका, साउथ वेस्ट अफ्रीका जो नामीबिया कहलाता, कहाँ आजाद हुआ था। तो ऐसे उसको सप्लीमेंट किया गया। 1998 के प्रोटोकॉल था, उसको कहते हैं प्रोटोकॉल 2 ऑफ जिनेवा कन्वेंशन। तो जिनेवा कन्वेंशन का पहला प्रोटोकॉल था, 1949 का पहला कन्वेंशन जिनेवा का था 1949 में। दूसरा कन्वेंशन 1997 में हुआ जो अगेंस्ट कॉलोनिज्म था, जो कॉलोनिज्म के खिलाफ जो लड़ रहे थे उनको भी ट्रीट किया गया इंसर्जेंट्स। और फिर 1998 में उसको और उसमें कुछ एडिशन किया गया कि अगर दो नॉन बेलिजरेंट्स हैं, कंट्री में सिविल वार हो रहा है, तो उनके उसको कहते हैं नॉन बेलिजरेंट कॉन्फ्लिक्ट्स, तो उनमें ह्यूमनिस्टिक ट्रीटमेंट देने की बात आई। फिर अल्टीमेटली आर्टिकल 2005 में एक और एडिशन किया गया कि अगर सिविल वार हो रहा है, कोई भी ग्रुप टेररिस्ट न कहलाए, इसके लिए जरूरी है कि जो फाइटर्स लड़ रहे हैं, ये 2005 का ये थर्ड प्रोटोकॉल है जिनेवा कन्वेंशन का। तो 3 प्रोटोकॉल आए थे, वन 1997 में, दूसरा 1998 में, तीसरा 2005 में। इसमें ये लिखा गया है कि जो फाइटर्स हैं वो इंसर्जेंट्स का ट्रीटमेंट मिले उनको, इसके लिए जरूरी है उनका एम्ब्लेम होना चाहिए, एक फ्लैग होना चाहिए, जो उनके फाइटर्स हैं इंसिग्निया होना चाहिए, चिन्ह होना चाहिए, पदनाम होना चाहिए, और उनको ऑर्गेनाइज्ड और डिसिप्लिन फाइटर्स होना चाहिए जो डिसिप्लिन्ड हो। तो अब ये 4 एलिमेंट अगर किसी फाइटर में है तो सिविल वार कहलाएगा, तब उनको इंसर्जन का ट्रीटमेंट मिलेगा। इंसर्जन का ट्रीटमेंट क्या मिलता है? इंसर्जन के ट्रीटमेंट में जब आप पकड़े जाते हैं तो आपको एज ए POW ट्रीट किया जाता है, आपको टॉर्चर नहीं किया जाता, मुकदमा उससे नहीं चलाया जाता। दूसरा, आपका स्टेटस पॉलिटिकल होता है, सरकार आपको बातचीत की बुला सकती है, मिजोरम नागालैंड में आपने देखा। और तीसरा कि आपको वो कंट्री असाइलम दे सकता है जहां आप असाइलम सीख करना चाहते हैं। तो 3 एलिमेंट होते हैं जो इंसर्जेंट्स के होते हैं। अब आप सोचिए कि जो अफगानिस्तान है वो इंसर्जेंट था या टेररिस्ट था? इट वॉज ए टेररिज्म, इट वॉज एन ऑर्गेनाइज्ड अटैक ऑन द कॉमन पीपुल, अनप्रेडिक्टेबल लोग थे, दे वर बिहेविंग इन प्रिमिटिव मैनर, इसलिए उनको इंसर्जेंट नहीं कहा जा सकता। मगर हमने पहले कहा कि इंटरनेशनल लॉ में लॉ पॉलिटिक्स होती है। अभी आपने देखा कि मुल्ला बदर को पाकिस्तान जेल से छुड़ा करके अमेरिका उसे दोहा में टेबल पर ले आया, नेगोशिएबल टेबल पर। ये क्या है? ये पॉलिटिक्स है। मगर जहां तक लॉ का सवाल है तो वो उनको इंडिया ने एज ए टेररिस्ट ट्रीट किया है। वो अलग बात है, जब पावर में आ जाएंगे, मैंने बताया कि पावर में जब आ जाता है तो 3 टेस्ट होते हैं, सिम्टम टेस्ट, स्टार्टर टेस्ट और टोवर टेस्ट। उन्हीं बेसिस पे इंडिया उनको मान्यता दे देगा, क्योंकि जिसका कंट्रोल होता है किस टेरिटरी पर, उसी का शासन होता है, उसी समय डील करना पड़ता है। हमारे बहुत सारे इकोनॉमिक, डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल और मिलिट्री इंटरेस्ट उससे जुड़े होते हैं। तो ये पूरा हुआ इंटरनेशनल लॉ का 2 एस्पेक्ट इसमें इंपॉर्टेंट। एक तो एस्पेक्ट ऑफ रिकॉग्निशन, जो मैंने 3 थियरी बताई। दूसरा है ट्रीटमेंट टू दी प्रिजनर्स, जो मैंने 1949 जिनेवा कन्वेंशन के बाद जो 3 कन्वेंशन और हुए हैं 1997 में, 1998 में, 2005 में, उसके बारे में बताया क्या क्या होना चाहिए। अब प्रैक्टिकल में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि कोई भी जो फाइटर होता है इतना डिसिप्लिन होता नहीं है, उसको पावर गेन करना होता है जैसे भी गेन करना चाहे। और इसीलिए देखिए, इंडिया ने पंजाब के टेररिस्ट को कभी इंसर्जेंट नहीं माना, दे वर ऑल टेररिस्ट। और अफगानिस्तान के टेररिस्ट को भी, जो फाइटर्स को इंडिया टेररिस्ट ही मानता है। अब अगर रिकॉग्नाइज करेगा, उसके गवर्नमेंट को करेगा, क्योंकि गवर्नमेंट कोई भी आ चुका होता है वो उसके पॉलिटिकल अथेंटिसिटी, पॉलिटिकल लेजिटिमेसी होती है। ऐसा होता ही दुनिया में। जैसे मान लीजिए भगत सिंह जिंदा होते तो क्या गवर्नमेंट में ना आते? सुभाष चंद्र बोस अगर जिंदा होते तो क्या गवर्नमेंट में ना आते? या जितने भी प्रिजनर्स थे, जवाहरलाल नेहरू से लेकर के
और आपका पटेल तक सारे लोग जो ब्रिटिश के लिए प्रिजनर थे इंडिया के लिए नेता हो गए। ऐसे ही जो हीट दल के नेता थे, जो एक्सट्रीमिस्ट थे, चंद्रशेखर आजाद थे, अगर वो जिंदा होते उस समय तो वो भी पावर में आते। दे शुड हैव बीन ट्रीटेड एज ए गवर्नमेंट लीडर। तो ये इंटरनेशनल लॉ की लैकुना है, इसमें कोई पैरामीटर नहीं हो भी नहीं सकता, क्योंकि लॉ की जो पेरिफेरी है वो टेरिटोरियल होती है। ऑस्टिन ने भी कहा था लाइज द कमांड ऑफ सॉवरेन। सॉवरेन है नहीं इंटरनेशनल लॉ में, कोई गवर्नमेंट नहीं है, कोई इंटरनेशनल लॉ कोई मिलिट्री फोर्स नहीं है, कोई वेल ऑर्गेनाइज कोई जुडिशरी नहीं है जो कंपेल कर सके, समन जारी कर सके लोगों को, और जो उस समन को फॉलो न करे उसे पनिश कर सके। तो तमाम डिफरेंसेस इंटरनेशनल लॉ की होने की वजह से इंटरनेशनल लॉ आज तक इसे वीक इंटरनेशनल लॉ है, वीकेस्ट ऑफ द वीक है। इसीलिए हमने बताया आपको कि ये बैलेंसिंग पॉइंट ऑफ जूरिस्प्रूडेंसी रह गया है, क्योंकि वर्ल्ड में अगर कुछ अग्रेशंस को छोड़ दीजिए, जैसे कोरिया को छोड़ दीजिए, कांगो को छोड़ दीजिए, या पीस कीपिंग फोर्सेस छोड़ दीजिए, मोजाम्बिक है, इजिप्ट है, तंजानिया है, सोमालिया है, वो भी एक पॉलिटिकल तरीके से, तो इसका कोई रोल ज़्यादा नहीं रहा है। इसका रोल देखने को मिला था इराक में भी 1998-1989 में, जब उसने अटैक किया था ये तो स्टेट का क्या नाम है, कुवैत पर। तो ऐसे में कुछ हद तक रोल देखने को मिला यूनाइटेड नेशंस का, लेकिन वो भी क्योंकि अमेरिका जो वीटो पावर थे सब साथ थे। इसके बाद अब कोई उम्मीद नहीं लगती कि यूनाइटेड नेशंस कोई रोल प्ले करेगा। खास तौर से वार को अबॉलिश कर दिया गया है, डिसमेंटल कर दिया गया चार्टर में, लेकिन वार अभी हो रहे हैं, और वार जब हो रहे हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा सोसाइटी पर, सोसाइटी की जो लोग मर जाते हैं, जो लोग वुंडेड होते हैं, जो लोग पकड़ लिया जाता है, उनको कैसे ट्रीटमेंट मिलेगा, इसके बारे में कंफ्यूजन बना हुआ है। डिस्पाइट ऑल दी 4 कन्वेंशंस 1949 का, 1997 का, 1998 का, 2005 का, क्योंकि पूरा मैटर पॉलिटिकल होकर रह जाता है। थैंक यू।